नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम हुआ सेकंड शिफ्ट का, यानी कि 16 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब से पहले आपका कल के दोनों शिफ्ट के पेपर और आज का मॉर्निंग का शिफ्ट, तीनों पेपर का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसके साथ ही तीनों के पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो आज जो ये लास्ट शिफ्ट आपकी है इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। और आप इसकी पीडीएफ जो टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहां पर जाने के बाद आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई जो है वो किसके, एस मनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी, यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म आप ध्यान रखना क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप ध्यान रख लेना, इसकी फुल फॉर्म यूपीआई की। निम्न में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप है? तो भारत के दो पड़ोसी द्वीप कौन से हो जाएंगे? श्रीलंका और मालदीव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी हो जाएगी मस्कट। मस्कट जो ओमान देश की राजधानी है। इसके साथ ही माले पूछे किसकी, मालदीव की राजधानी जो माले हो जाएगी। मनामा अगर पूछे किसकी हो जाएगी तो बहरीन की जो है वो मनामा, और मॉस्को किसकी, रशिया की जो है वो कौन सी, मॉस्को जो है वो हो जाएगी। निम्न में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की थी? किसके द्वारा? तो बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम स्पीकर जो कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जो है वो बने। ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में आपकी 17वीं लोकसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले कौन हो जाएंगे, ओम बिरला जो है वो भी वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे, वर्कर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, 1 मई को मनाया जाता है। इसके साथ ही ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर अगर पूछे तो कहां पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ILO का हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर बोला जाता है? व्हाइट सिटी किसको बोलते हैं? देखो पिंक सिटी तो बोला जाता है किसको, जयपुर को, इसको पिंक सिटी बोलते हैं। यहां पर दिया गया कौन सा, व्हाइट सिटी। तो व्हाइट सिटी, क्योंकि यहां पर आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा उदयपुर, क्योंकि उदयपुर के अंदर जो है संगमरमर की काफी सारी प्रतिमाएं बनी हुई है, इसलिए यहां पर उदयपुर को बोला जाता है व्हाइट सिटी के नाम से। और वहीं पे अगर आपसे पूछ ले ब्लू सिटी किसको बोला जाता है? जोधपुर को बोलते हैं। उदयपुर की स्थापना अगर पूछे किसके द्वारा की गई थी, जो महाराणा प्रताप है उनके पिता महाराणा उदय सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी उदयपुर की। निम्न में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 है। 8 में देखो, सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था दमन दीव और दादर नगर हवेली, उनको जोड़ने के बाद उसकी कॉमन राजधानी हो गई दमन। पुदुचेरी, आपकी पुदुचेरी की पुदुचेरी हो जाएगी। लक्षद्वीप की जो एग्जाम में पूछेगी कावर्ती, तो आइजोल जो वो किसकी हो जाएगी? तो आइजोल मिजोरम जो है उसकी राजधानी आइजोल हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो वो हो जाएगा बेसबॉल। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान का आपका हॉकी हो जाएगा, भारत का भी हॉकी हो जाएगा, इंग्लैंड का क्रिकेट है, चाइना का पूछे तो टेबल टेनिस हो जाएगा। निम्न में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा महात्मा गांधी की एक और पुस्तक कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है पुस्तक, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। और एक इनका हरिजन जो समाचार पत्र के बारे में भी पूछा गया कई बार। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री और इनके द्वारा लिखी गई द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पूछे किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर दिया गया है? तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका प्रदूषण और पर्यावरण हानि से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। संगाई महोत्सव, देखो संगाई महोत्सव और एक संगाई आपका डियर, यानी जिसको डांसिंग डियर के नाम से जाना जाता है, तो आपने सुना होगा मणिपुर के अंदर एक झील है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसको बोला जाता है, वो कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो आपका कहां पर है? ये मणिपुर के अंदर है और एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ये कहां पर है? लोकटक झील भी आपकी यहीं पर हो जाएगी, लोकटक झील। और इसी लोकटक झील के अंदर यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? डांसिंग डियर पाया जाता है। डांसिंग डियर जिसको बोलते हैं, संघाई हिरण जिसको बोला जाता है। और वहीं पे मणिपुर के अंदर ये आपका कौन सा संगाई महोत्सव जो वो आपका मनाया जाता है। तो कौन सा बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद
नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है अपना, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ जीके का पोर्शन करते हैं, जो करंट अफेयर जीके साइंस पूछी गई है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत जो वो कौन सा है? तो जैन धर्म का, जिसकी आपका अगर पूछे पहले इसके तीर्थंकर जो कौन थे, वो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव, और अंतिम थे 24वें नंबर के महावीर स्वामी। तो इनका जो आपका मौलिक सिद्धांत अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य, ये कुछ एक सिद्धांत थे, इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न, नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे आपके नवरत्न। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अष्टप्रधान, जैसे अकबर के दरबार में 9 लोगों को नवरत्न कहा जाता था, उसी तरह से शिवाजी के दरबार में 8 लोगों को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इनमें से कोई नहीं। और इन 9 रत्नों में से अगर आपसे पूछ ले वित्त मंत्री कौन था, तो वित्त मंत्री था टोडरमल। टोडरमल वित्त मंत्री था अकबर का। और इसने कौन सी धैशाला प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई? टोडरमल के द्वारा चलाई गई। एक इसके नवरत्न में बीरबल था, और बीरबल का असली में नाम क्या था? महेश दास बीरबल का नाम था। इसके साथ ही एक इसके दरबार के अंदर कौन था? तानसेन, संगीतज्ञ जो था तानसेन। और इसका जो असली में नाम जो था ना, वो था रामतनु पांडे, जो है वो नाम था किसका? तानसेन का। दिल्ली सल्तनत के निम्न राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत जब शुरुआत होती है 1206 से, और 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया। गुलाम वंश के बाद 1290 से 1320 तक आया खिलजी वंश, जो कि सबसे कम टाइम तक चला, लगभग 31 वर्ष ही चला था। इसके बाद जो आता है वो तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक चला। और अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा टाइम तक, ये तो हो गया ना कम अवधि पूछा गया, अगर आपसे ये पूछ ले सबसे ज्यादा अवधि तक जो रहा था वो तुगलक वंश जो है वो रहा था। इसके बाद 1414 से लेकर और 1451 तक जो रहा था वो आपका सैयद वंश, और लास्ट में 1451 से लेकर और 1526 पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, तब तक कौन रहा था? लोधी वंश जो है वो रहा था। तो सबसे कम पूछा गया खिलजी वंश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। अवध को कब्जे में कैसे लिया? देखो हमने इसके बारे में बात किया, जब डलहौजी की बात ही आ गई तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति इसने चलाई थी, और उसी के तहत अवध को जो है वो क्या कर लिया था? अंग्रेजों ने अपने कब्जे में जो कर लिया था। और इस नीति के तहत सबसे पहले किसको हड़पा गया था? सतारा को। सतारा कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर जो है वो हो जाएगा। हड़प्पा के एक बंदरगाह, हड़प्पा कालीन की बात की जाए तो सिर्फ एकमात्र बंदरगाह हुआ करता था, जो कि लोथल है, जो कि वर्तमान के गुजरात के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका वो राइट आंसर, हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में पूछे, इसकी खोज 1921 के अंदर किसने की थी? दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी, दयाराम साहनी हड़प्पा की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। बंगाल में आपका आंदोलन चलाया गया, जो कि 1906 के अंदर चलाया गया। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन था, और उसी के तहत एक झंडा जो है वो डिजाइन किया गया। उस डिजाइन के अंदर क्या था? लाल, हरा और पीला। जो आज आपका जो झंडा है ना, केसरिया, सफेद और हरा, उस टाइम जो झंडा डिजाइन किया गया वो था लाल, हरा और पीला। और इसके अंदर 8 जो है वो कमल के फूल भी इसके अंदर दिखाए गए थे। ठीक है, और जो झंडा डिजाइन अगर पूछा जाए, ये जो अभी वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो किसने डिजाइन किया है? वो किया है पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो डिजाइन किया गया अभी हाल ही में अपना जो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया। क्योंकि खलीफा का पद समाप्त किया गया था, इसीलिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? शौकत अली और मोहम्मद अली, ये 2 भाई थे, उनके द्वारा मार्च 1919 के अंदर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो 1935 के अंदर अगर देखा जाए, जो अभी हाल ही में अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना होती है 1937 के अंदर। एक्ट था 1935 का। उस समय इसका नाम जो रखा गया था वो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया उस टाइम पे। और उस समय इसमें जज की जो संख्या रखी गई, एक तो इसका मुख्य न्यायाधीश होगा और 6 जो है वो आपके अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तो टोटल जो होने चाहिए इसके अंदर, इसने क्या दिया है? अपॉइंटेड अलोंग विद द चीफ जस्टिस, अलोंग विद द दिया गया न्यायाधीश के साथ, मुख्य न्यायाधीश के साथ हो जाएंगे टोटल 7। और अगर बिना न्यायाधीश के पूछे तो टोटल 6 हो जाएंगे। और अगर अभी हाल ही में अगर पूछे आपका सुप्रीम कोर्ट, देखो ये तो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको कब बनाया गया और कब इसको आपका बनाया गया? 28 जनवरी 1950 को। और अभी वर्तमान में पूछे कितने इसके अंदर आपके हो सकते हैं मुख्य न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होगा, 33 + 1
कुल 34 जो इसके अंदर आपके जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? शुरुआत किसके द्वारा? सिपाहियों ने की थी। आपको पता है मंगल पांडे ने शुरुआत की थी बैरकपुर छावनी से, और मंगल पांडे की फांसी इंपॉर्टेंट है जो कि 34वीं रेजिमेंट में था आपका, और मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर सबसे ऊंचा जो है वो हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो रहेगा। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले 1722 मीटर जो ऊंचाई है राजस्थान के सिरोही के अंदर जो है वो हो जाएगा। अनाई मुड्डी, अगर देखा जाए साउथ की, भारत के साउथ की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाई मुड्डी हो जाएगी, या ये आपकी कहां पर है? वेस्टर्न घाट के ऊपर हो जाएगी। वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची। डोडा बेटा, नीलगिरी पहाड़ियों की आपकी चोटी डोडा बेटा। ग्रीष्म काल में उत्तर मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? लू कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो कि आपकी कितनी? 82.5 डिग्री, यानी 82 पॉइंट आपका 30 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। 82-30, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ये आपकी कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये मानक याम्योत्तर रेखा जो है ये आपके मेन तो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है मेन अगर देखा जाए, और वैसे ये 5 आपके राज्यों में से गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एपी, एमपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों में से गुजरती है। निम्न में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? देखो क्रिप्स मिशन जो आया था भारत के अंदर, और इस क्रिप्स मिशन का आपका पहली बात कब आया था? मार्च 1942 में भारत आया था, और इसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या बोला था? इसको पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था क्रिप्स मिशन को। किसके द्वारा? पोस्ट डेटेड चेक। तो ये बोला था महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को। इसी के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो वो शुरू किया जाता है मुंबई के ग्वालियर टैंक से। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? भारत की सबसे ऊंची चोटी विश्व की पूछी गई कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री पर है। लेकिन अगर यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची पूछी गई है, कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और कंचनजंगा 8586 यानी 85-86 मीटर ऊंचाई, और ये कहां पर है? भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची आपकी कंचनजंगा। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी 1991 के अंदर, और कौन सा मॉडल अपनाया गया? एलपीजी मॉडल। ऑप्शन नंबर सी। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें से कम कितना % पूंजी सरकार के अधिकार में होगी? सेम ही बात है बिल्कुल। देखो अगर 50% से ऊपर जितनी भी होगी, यानी 50% + 1 होगी, उसी की वो कंपनी हो जाएगी। यानी कि अगर सरकार के पास 51% हिस्सा उसका है तो वो एक सरकारी कंपनी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेमी सारणिया तीर्थ स्थान है? सीतापुर के अंदर। इसके बाद डैश कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है? कौन सी? नाबार्ड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। नाबार्ड की स्थापना अगर पूछे कब? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? आर्थिक सुधारों से भारतीय रुपए का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। हॉलमार्क किसके लिए यूज होता है? जो ज्वेलरी आप नॉर्मली लाते हो उसके ऊपर एक हॉलमार्क लगता है, एक साइन लगता है। किस लिए लगता है? ये दिखाने के लिए कि उस आपकी ज्वेलरी के अंदर कितने % आपका सोना है, उसकी प्योरिटी कितनी है। तो किसके अंदर लगता है? जेवर के अंदर। वहां पर अगर आपसे ये देखे कि जो ज्वेलरी होती है उसके हॉलमार्क के अंदर आपका 916 लिखा होता है, आपने पहन रखा होगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये 916 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कोई भी ज्वेलरी आपकी 24 कैरेट की नहीं बनती। प्योर सोना 24 कैरेट का, ज्वेलरी आपकी बनती है वो 22 कैरेट की बनती है। और 22 कैरेट का मतलब उसके अंदर आपका 91.6% जो है वो सोना होता है। किसके अंदर? हॉलमार्क, जो आपकी 22 कैरेट की ज्वेलरी होती है उसके अंदर। नेक्स्ट दिया गया कि डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हो जाएंगे।
मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहां पर किया गया? भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है और आर्टिकल अगर पूछे तो 51A के अंदर आपके मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को। शुरू में 10 थे, उसके बाद अभी 11 है। 11वां कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाना, ये दिया गया। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है, भाग 4 के अंदर आपके डीपीएसपी है, नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें आपके मौलिक अधिकार हो जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343, भारत की जो संघ की जो राजभाषा है वो आपकी कौन सी? हिंदी है। हिंदी आपकी राजभाषा, लिपि देवनागरी, और इसको जो आपका बनाया गया, कब हिंदी को राजभाषा के रूप में पूछा जाता है, कब इसको अपनाया गया? 14 सितंबर। और 14 सितंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, हिंदी दिवस हमने याद किया था, याद होगा आपका हीरो से। हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर, ओजोन डे 16 सितंबर। तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 343 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक? देखो, धन विधेयक जिसको मनी बिल के नाम से जानते हैं, ये आपका कहां पर पेश होता है? सबसे पहली बात, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। आर्टिकल 110 हो जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 112 बजट के बारे में। बजट जो है वो आपका आर्टिकल 112 में है। 112 के अंदर वैसे बजट नाम नहीं दिया गया, इसको नाम दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जो वो नाम दिया गया, यानी इसका जो कौन सा आर्टिकल 112 जो है इससे रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं। विबग्योर से हमने पढ़ा था, विबग्योर तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके अकॉर्डिंग देखो इसमें 7 रंग होते हैं, तो कौन सा? ना तो ब्लैक होता है इसके अंदर, ना व्हाइट होता। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये जो 7 रंग है ना, ये 7 रंग मिलके ही आपका कौन सा? व्हाइट कलर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इंद्रधनुष। देखो, रेनबो के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनबो आपका कहां पर बनता है, तो ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में आपका सूरज होगा ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपका रेनबो बनेगा। यानी अगर सूरज आपका पूर्व में है तो रेनबो पश्चिम में, अगर आपका पश्चिम में सूर्य है तो रेनबो आपका बन जाएगा पूर्व में। दोपहर 12 बजे आपका इंद्रधनुष कहां बनेगा? कहीं पे नहीं बनेगा। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? मिथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन। आर्गन एक तरह की नोबल गैस है जिसको हम एक्रिय गैस बोलते हैं, तो आर्गन एक ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होगी। आपसे क्वेश्चन आता है ना, वाटर वेपर, क्या वाटर वेपर आपका ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर आता है? बिल्कुल आता है वाटर वेपर, ध्यान रखना। ये वाशिंग सोडा किसका नाम प्रचलित है? वाशिंग सोडा जिसका आपका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। ये तो हो गया वाशिंग सोडा। खाने का सोडा पूछते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? NaHCO3। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, और जो वाशिंग सोडा है उसको धावन सोडा, वो आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हो जाएगी 65 वर्ष, हाईकोर्ट की पूछे तो 62 वर्ष। इसके बाद, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से लेते हैं? तो बिल्कुल ये मिट्टी से लेंगे। जो भी न्यूट्रिएंट इनको लेने हैं वो सारे मिट्टी से, जो कैल्शियम, आयरन जो चीज लेंगे वो मिट्टी से ही ये लेते हैं। इसके बाद ओजोन होल। ओजोन होल जो है वो किससे संबंधित है? ओजोन होल का मतलब कि ओजोन जो लेयर आपकी बनी हुई है, O3 इसका सिंबल होता है। ओजोन की आपकी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नोट कर लेना, डोब्सन। डोब्सन क्या है? डोब्सन जो इसकी सांद्रता मापने की, ओजोन लेयर की सांद्रता मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? डोब्सन बोलते हैं। और ओजोन लेयर जो है O3 इसका सिंबल समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। और ओजोन होल का मतलब कि जो इसकी मोटाई है ना, उसके अंदर कमी हो जाना, तो वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? ओजोन होल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आया कि भारतीय तकनीक MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नस्कोम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की, तो किसके साथ की? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्कर वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। कुडनकुलम जो आपके परमाणु जो आपके संयंत्र है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, परमाणु संयंत्र आपका कुडनकुलम कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। एक तो कुडनकुलम है, ठीक है, कुडनकुलम, और दूसरा एक कलपक्कम। ये दोनों के दोनों कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और इसका किसने दिया? रशिया ने दिया। तो कौन सा बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
के राज्य रैंकिंग सूचकांक के सामान्य श्रेणी के राज्यों में सबसे टॉप पर कौन है, तो सबसे टॉप पर हो जाएगा उड़ीसा। दूसरे नंबर पे कौन, उत्तर प्रदेश। तीसरे पर आंध्र प्रदेश। अगर सबसे नीचे की रैंकिंग के अकॉर्डिंग पूछा जाए इसमें, तो गोवा जो है वो सबसे नीचे की रैंकिंग के अंदर आ जाएगा इसमें। इसके बाद निम्न में से कौन से देश I2 U2 ग्रुपिंग से संबंध है। I2 यानी कि एक तो I आपका I2, 2 बार I इंडिया और इजराइल, UAE और USA, कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। इसके बाद निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला जो अमृत सरोवर जो उसका उद्घाटन रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम के भंडार पाए गए, राजस्थान के अंदर पाए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद निम्न में से किस राज्य में किस राज्य के दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। तो ये दीमापुर कहां पर पड़ता है, ये नागालैंड के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। अभी हाल ही में आपके केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यहाँ पे। अभी हाल ही में एक पुरस्कार शुरू किया गया जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार है। भारत के पहले प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति की स्मृति में ये पुरस्कार शुरू किया गया, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर देना। चारों शिफ्ट हो चुकी है और चारों शिफ्ट के सॉल्यूशन करने का मोटिव सिर्फ यही था कि आपको ये पता लगे कि अभी पेपरों के अंदर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और जितनी भी करंट अफेयर है ना, इनकी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो इनको भी एक बार रिवाइज कर लेना। और पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, अवर्स एजुकेशन का टेलीग्राम है, वहां पर जाकर आप पीछे तीनों पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, चौथे की अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी, तो चारों पीडीएफ आप वहां से लेकर भी खुद तैयारी कर सकते हैं। तो बस इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।